और बाकी तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं ग्राफोलॉजी के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ग्राफोलॉजी और वो कैसे काम करता है, किन-किन बेसिस पे काम करता है, वो सब समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो ग्राफोलॉजी सिंपल कांसेप्ट है। देखिए, इसमें एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप पहले ग्राफोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं। टू बी प्रिसाइज़ देखोगे तो 3 पार्ट होते हैं, ठीक है? पहला पार्ट होता है हैंडराइटिंग एनालिसिस। दूसरा पार्ट होता है आपका सिग्नेचर और तीसरा पार्ट होता है ग्राफोथेरेपी। ठीक है? मैं सिर्फ़ ग्राफ़ोलॉजी से आपको ऐसी टेक्निक बताऊँगा, मतलब अपन शुरू में पढ़ेंगे ही, सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद मैं आइडिया भी बताऊँगा, बिज़नेस आइडिया कि कैसे महीने का इसमें से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि क्लास लेना है या कुछ करना है आपको, कुछ भी नहीं लेना है आपको। ठीक है? सिर्फ़ कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी करनी है। ठीक है? कोई इवेंट कंसल्टेंसी करनी है। तो ये छोटे से माध्यम से आप कर सकते हो। है ना? हमारे यहाँ क्या होता है, उतना अभी चलन नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे एक एज ग्रुप बढ़ता है, जैसे-जैसे थोड़ा-सा लोगों का माइंडसेट बदलता है ना, पढ़े-लिखे लोग रहते हैं, है ना? तो वहाँ पर थोड़ा-सा ये समझ में आता है, क्योंकि ये सेम चीज़ें यूरोपियन मार्केट में, है ना? यूएसए, यूके यहाँ पर बहुत चलता है। ये साइकिक एनालिसिस जो बोलते हैं लोगों के बारे में एनालिसिस बहुत करते हैं वहाँ पर लोग, ठीक है? इस वजह से अगर आप देखोगे तो ग्राफोलॉजी के जो पार्ट है ना? ये सब चीज़ों के लिए एचआर वाले बहुत ट्रेंड होते हैं वहाँ पर, एचआर को ग्राफोलॉजिस्ट आने चाहिए, है ना? नहीं, अगर एचआर को नहीं आता किसी कारण से, सॉरी, किसी कारण से नहीं आता, तो वहाँ पर एक ग्राफोलॉजी पर्सन एक अलग से होता है, ठीक है? जो मान के चलो, नहीं तो नहीं, अगर आप यहाँ से यूएस के कहीं भी बाहर चले जाएँ, है ना? दुबई-वुबई में भी आजकल चालू हो गया है। दुबई वगैरह में बहुत मानते हैं इसको। तो अगर आप बाहर चले जाएँगे ना, तो आराम से आपको 1 लाख $1,50,000 मिल जाएगा आपको, है ना? साल का पैकेज। तो मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बेसिक है, मतलब स्टार्टिंग होता है वहाँ पर कि अगर आप ग्राफो जानते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉइज़ की एनालिसिस कर सकते हो। इन एट द टाइम ऑफ हायरिंग आप इसे यूज़ करते हो, ठीक है? हम पहले यूज़ केस जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में आगे। बाकी हम चाहे तो अभी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम क्या सीखने वाले हैं, क्या चीज़ है, इसका मतलब है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर पर्सन का जब वो जॉब के लिए आता है, फिटमेंट उसका देखते हैं, तो हर एक पर्सन का ग्राफ़ो के अनुसार उसका एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट होता है। और वो एनालिसिस की रिपोर्ट उसकी जो सुपरवाइज़र होता है या जो उसके फंक्शनल रिपोर्टिंग होता है, उसको जाती है, प्लस एचआर टीम को जाती है, प्लस उनके सीईओ को जाती है, ठीक है? कि ये पर्सन कैसा है, इम्पल्सिव है, ये सेल्स के लायक है कि नहीं, ये अकाउंटेंट्स के लायक है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे, है ना? हम ग्राफोथेरेपी से कोई भी नहीं बात करते, या ग्राफोलॉजी से कोई भी नहीं बोलते कि आप पास्ट की चीज़ें बता पाओगे, आप फ्यूचर की चीज़ें बता पाओगे। हम बात करते हैं प्रेज़ेंट मोमेंट की। और हमको प्रेज़ेंट मोमेंट ही जाना है, हमको इतना कोई एकदम से अंतर्यामी नहीं होना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, राइट? जिसके बारे में आप जान सकते हो। लेकिन ग्राफो इज़ प पार्ट जहाँ पर हम प्रेज़ेंट में काम करते हैं, कि अभी वो प्रेज़ेंट में उसका माइंड ऑफ स्टेटस क्या है, किस स्टेटस ऑफ माइंड के साथ आता है, ठीक है? अभी आप देखोगे, अगर कोई हैंडराइटिंग में लिख रहा है, तो हो सकता है आधे मिनट बाद या आधे घंटे बाद उसकी हैंडराइटिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि हो सकता है ऐसे कोई न्यूज़ आ जाए, ऐसा कोई चीज़ हो जाए, ऐसा कोई इवेंट हो जाए, जहाँ पर वो खुशी बढ़ सकती है उसकी या उसकी दुःख बढ़ सकता है। दोनों के हिसाब से उसका हैंडराइटिंग का जो तरीका होता है लिखने का, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? अभी आप जब इसको देखोगे, हैंडराइटिंग अभी आप जो लिख रहे हो, आज से 2 साल पहले जो लिख रहे होगे, आज से 4 साल पहले जो लिख रहे होगे, सब में माइनर माइनर चेंजेस होंगे, है ना? वो जब आप गौर से देखोगे, देन यू कैन आइडेंटिफाई, और उसके लिए आपकी डायरी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुरानी डायरी है, तो यू कैन आइडेंटिफाई, है ना? उससे आप समझ पाओगे। जब ये पूरे उसके थ्रू जाओगे, एक और बहुत हेल्प होगी आपको कि सिग्नेचर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, है ना? सिग्नेचर में कहाँ पर क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर आ रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सिग्नेचर भी बहुत अच्छा मेरा फेवरेट टॉपिक है ना? आई चार्ज ₹3000 फॉर पर सिग्नेचर। आप भी अपने हिसाब से जो भी आप चार्ज कर सकते हो, 3000, 5000, ₹10,000 देखो, डिपेंड्स करता है लोगों का, कई लोग 11,000 भी चार्ज करते हैं, और जो 11,000 चार्ज करते हैं, वहाँ से भी लोग हमारे पास आते हैं, है ना? हो सकता है हमारे से भी जाते होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो वो चलता है वहाँ पर, ऑलरेडी होता है। तो वैसे आप देख सकते हो। दूसरा जो क्राइम वाले जगह है, राइट? जब फोरेंसिक एरिया है, जहाँ क्राइम होता है, जहाँ पर सुसाइड नोट लिखे जाते हैं, वहाँ पर भी टीम होती है इसकी, और वो इसमें काम करती है ना? मैंने 2-4 इवेंट किए हैं इसके लोकल लेवल में, जहाँ पुलिस-वुलिस को हेल्प की है ना? कोर्ट भी उसका मानता है उसको, एज़ अ प्रूफ कंसिडर करता है ना? ऐज़ अगर आपके पास किसी चीज़ की स्किल है, तो अगर आप अपना नोट्स बना के देते हो, इट्स इट्स कंसिडर एज़ अ प्रूफ, राइट? तो उसमें आपको यूज़ होता है। ये आपका फुल टाइम जॉब नहीं होता अपने इंडिया में, इट्स पार्ट टाइम जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, राइट?
तो अगर आप किसी को जानते हो तो उनके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हो, बात कर सकते हो, है ना? तो ये पेमेंट भी अच्छा करते हैं कि आपको एक टास्क का आराम से आपको 15,000, 20,000, 25,000 डिपेंड करता है कि कितना है, उसके हिसाब से पे करते हैं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, राइट? उसके अलावा जो इवेंट मैंने आपको बताया था, इवेंट में जब आप जाते हो किसी के इवेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, 1 लोग 2 लोग की टीम के साथ जा सकते हो, ठीक है? जैसे हम मान लो 4-5 लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक एग्ज़ाम्पल, तो हम क्या करें 2 लोग ग्रुप कर दिए, अगर दिल्ली का इवेंट है तो सलीम जी भी दिल्ली से, किम मैम आप भी दिल्ली से और भी 1-2 लोग दिल्ली से, राइट एग्ज़ाम्पल। तो हम 3 लोग क्या किए, इवेंट वहाँ पर बुक किए और मान लो किसी का मैरिज है या किसी का कुछ भी इवेंट है, राइट? उसका कॉर्पोरेट इवेंट है, व्हाटएवर इवेंट, तो हम बोले कि भैया 50,000 रुपीज़ लगेगा, हम सुबह से शाम तक आपका रहेंगे और जितने लोग आएँगे उनका एनालिसिस करके देंगे। तो इस टाइप से भी इवेंट बुक होते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। तो जो पैसा आएगा आप आपस में इक्वली बाँट लो। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, आराम से आप 2 से 3 इवेंट आप कर सकते हो और 1 डे का ही इवेंट होता है। इट्स नॉट समथिंग कि आप 4 दिन का इवेंट हो रहा है। मान लो 2 दिन, 3 दिन का इवेंट भी होता है तो आपको रहना, खाना-पीना सब वो लोग प्रोवाइड करते हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप काम करते हैं। तो इट्स वेरी सोबर, बहुत अच्छा है ये। इवेंट मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हो, ठीक है यार आप 20% आप ले लो। मैं आपको छोटे-छोटे एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि क्या काम आएगा, यूज़ केस क्या आएगा, ठीक है? ताकि कभी एस एन मोमेंट में स्किल्स ऐसी चीज़ होती है जो आपको हमेशा मुश्किलों से बचाती है ना? कभी भी ऐसा चीज़ लग रहा है चलो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेट्स ट्राई दिस वे, है ना? हो सकता है क्या चीज़ क्लिक कर जाए। जो बजाज फाइनेंस कंपनी थी आज के डेट में सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है पूरे इंडिया की, राइट? सबसे बड़ी, उसके बाद पूरे इंडिया का डेटा है, पूरे इंडिया का। लेकिन वो चालू हुई थी बजाज ऑटो के फाइनेंस के लिए। आज के डेट में वो हर एक फाइनेंस कैटेगरी में है, ठीक है? और वो एक ऐसी कंपनी है जो 25% का आरओई दे रही है। 25% मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर आपने ₹1,00,000 डाला भी तो 10 साल में वो ₹10,00,000 हो जाएगा। 25% के हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है ना? और वो अभी भी दे रही है, कंसिस्टेंट है इस सब चीज़ों में। अभी भी उसका शेयर देखोगे तो साढ़े 7,000 के आस-पास होगा, अभी कल गिरा था तो। 7,000 के आस-पास होगा, तब भी वो सस्ता है, 7,000 में भी आप लोगे तो वो सस्ता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग सोचते हैं ₹100 वाला शेयर ले लो, तो ₹100 वाले शेयर में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि जिस काम के लिए आप चालू किए, ज़रूरी नहीं वो काम आपको आगे बढ़ाए। हो सकता है कोई और चीज़ क्लिक कर जाए और उससे आप आगे बढ़ जाओ बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसलिए आपको नया ट्राई करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया आपको कोशिश करते रहना चाहिए, जो आपको कहीं न कहीं बेनिफिट दे, आपको कहीं न कहीं हेल्प करे। 1 मिनट में गरम पानी ले लेता हूँ, अच्छा, कर दी है ना? तो ये एक तो इस हिसाब से आप इवेंट वाला पार्ट देख सकते हो, ठीक है? तो इवेंट वाला के लिए आपको क्या करना है, इवेंट टीम से कनेक्ट करना है, उनको आप अपना कमीशन दे सकते हो या चीज़ें दे सकते हो। जहाँ-जहाँ पर हॉल बुक हो रहे हैं, वहाँ पर आप जाके अपना बात कर सकते हो, है ना? बहुत सारे लोग जो टैरो सिखाते हैं ना, वो करते हैं। इस टाइप का इवेंट में जाते हैं और करते हैं हम लोग, राइट? अब मुझे पता नहीं क्या चार्ज करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपको क्या चार्ज करना है। देखो आप हर चार्ज मिलता है आपको, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आपको हर चार्ज मिलता है, आपको माँगना आना चाहिए कि आप क्या माँगते हो। जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्राफोलॉजी, मैं 3,000 में भी पढ़ा रहा हूँ, समझ लो ₹3,500 में, ₹4,000 में और यही कोर्स आप देखोगे तो ₹15,000 में भी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है? यही जो मैं रिस्ट वॉच मेरे चालू होने वाला है अभी, है ना? तो मैं 3,000 में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका एक एडवांस वर्ज़न और है, ठीक है? तो वो हो सकता है कि वो थोड़ा-सा मैं उसमें ज़्यादा चार्ज करता हूँ। लेकिन वो सेम कोर्स जो मैं बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ, वो कई लोग उसका जो 11,000 12,000 भी चार्ज करते हैं, ठीक है? साढ़े 6 7,000 भी चार्ज करते हैं। मुझे पता है, मतलब मैंने देखा है 2-3 लोगों को। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना माँगना है, कितना लेना है, वो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन यू, ठीक है? तो अब ये सब चीज़ों में आपका काम आ गया, प्लस सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो स्कूल में काम आता है। स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उनमें काम आता है ना? और नॉर्मली जो हम बच्चों का हैंडराइटिंग देते हैं वो 14 प्लस देखते हैं नॉर्मली, ठीक है? कभी भी बच्चों का राइटिंग 14 प्लस के नीचे है तो आप उसको कंसिडर ना करें, उसको आप नहीं देखें क्योंकि वो एज होता है मतलब 8 टू 14 जो एज होता है, जहाँ पर बच्चा सीखता है, गलती करता है, आज कुछ राइटिंग है, कल कुछ राइटिंग है, परसों कुछ राइटिंग है, बट 14 प्लस के बाद थोड़ा सेट होता है और थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली देखोगे तो 16 प्लस इज़ द राइट एज जहाँ पर थोड़ा-सा आप उसको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हो या बात कर सकते हो। लेकिन 14 में भी आप उसको गाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो उस हिसाब से आपको इसको देख सकते हो या आप स्कूल में बात कर सकते हो। अगर सपोज़ हमने एक स्कूल का केस उठाया था, मैं नाम नहीं बताऊँगा उसका, ठीक है? 2000 स्टूडेंट थे वहाँ पर, राइट? 2000 स्टूडेंट थे, फर्स्ट से 12th तक की क्लास थी और हमने जो लिया था बेसिकली वो लिया था 8th प्लस का, मतलब 8th से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है? तो 8th क्लास मतलब 5 क्लास की लिए थी हमने और यहाँ पर जो उसके बच्चे थे वो करीबन थे 900 के आस-पास, ठीक है? और एक बच्चे से हमने जो चार्ज किया था वहाँ पर, हमने चार्ज किया था बेसिकली ₹300 मात्र। एक बच्चे से ₹300 चार्ज। तो कितना हुआ ये? ₹2,70,000, ठीक है? हम क्या करते थे? हम जाते थे वहाँ पर वीक में 2 बार, है ना? वीक में 2 बार जाते थे, सुबह से शाम तक हमारा एक डेस्क लगा रहता था, हम जाते थे, उनको एनालाइज़ करते थे, उनका रिपोर्ट बनाते थे और देते थे। तो एक ही डेस्क होता था, हम 900 बच्चों को कैटर करते थे, एक बच्चा कम से कम
हमने एक बार में दे दिया सबको, राइट? समझना, इसका क्या प्रोसेस होता है। हमने एक बार में बोला ये लिखना है, ये चीज़ अपने बारे में लिखो आप और वो ब्लैंक, और जब भी आप लिखाओ किसी से तो कोशिश करो ब्लैंक पेपर में लिखाओ, है ना? A4 साइज़ का, A5 साइज़ का, जो भी साइज़ का मिल जाए आपको, ब्लैंक पेपर में लिखाना है आपको, ठीक है? और कम से कम उसको 12 टू 14 लाइन तो लिखने बोलना ही है आपको, है ना? कि 12 टू 14 लाइन लिखें, ताकि आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सको। ये बेसिक-बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, तो 12 टू 14 लाइन लिखने बोलना ही है। A4 या A5 साइज़ किसी भी साइज़ में लिखाओ, है ना? ब्लैंक पेपर हो तो ज़्यादा बेटर है। हम वैसे मैं आपको जो सिखाऊँगा यहाँ पर वो ब्लैंक पेपर भी सिखाऊँगा और रूल्ड पेपर भी सिखाऊँगा, जो लाइन वाली रहती है ना, वो भी सिखाऊँगा मैं आपको। दोनों चीज़ें सिखाऊँगा कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है। लेकिन आपको जो लेना है वो ब्लैंक पेपर में लेना है, ताकि आपका जो प्रिडिक्शन हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, राइट? है ना? तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखो आप लोग, एक स्कूल था ₹300 हमने किया, अब इसमें हमने क्या किया 20% वहाँ पर दे दिया, है ना? कई बार क्या होता है ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ एज़ अ कमीशन जिसने हमें इंट्रोड्यूस कराया था उनको हमने दे दिया। तो मान के चलिए ₹50,000 हमने वहाँ दे दिया। हमारे पास कितना है 2.20 लाख, है ना? 2.20 लाख आया, मैंने एक सपोर्ट के लिए एक लड़का रखा, जिसको मैं सिर्फ ₹500 पे करता था एज़ अ सपोर्ट के हिसाब से। एक दिन में आप 6 घंटे में जाओगे आप, आपका 2 दिन सिर्फ जाएगा लोगों का डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, राइट? उसके बाद एक एनालिसिस आप करोगे, 10 मिनट्स तक का एनालिसिस करोगे आप, ठीक है? 1 पर्सन का। तो आप देखोगे तो 1 घंटे में 5 एनालिसिस होते हैं और वैसे देखोगे तो कम से कम 30 एनालिसिस आप कर सकते हो दिन 1 में, ठीक है? तो ऐसा करके आप देखोगे तो 30 इंटू 30 करोगे तो 30 डेज़ का आपका काम रहेगा। 30 डेज़ में आप आराम से 900 बच्चों का आप एनालिसिस कर सकते हो और उसका पूरा काम कर सकते हो, उसको पूरा फीडबैक दे सकते हो, क्या-क्या करना है, उसको ग्राफोथेरेपी दे सकते हो, सब चीज़ें दे सकते हो। लग रहा है ₹300 बहुत छोटा है, ठीक है? लेकिन 30 दिन में आप काम करने जाते हो, मतलब आप मतलब कि मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ। काम करने जाते हैं, कौन 2,20,000 देता है बताओ? ठीक है? और 15,000 आप देने के बाद भी, आपका 5,000 पेट्रोल के बाद भी ₹2,00,000 बचता है। 30 दिन काम करता है, किसका ₹2,00,000 बचता है? कौन देता है सैलरी? जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, सिर्फ़ वही ₹2,00,000 सैलरी अफ़ोर्ड कर पाते हैं या दे पाते हैं, राइट? हमको मिल पाता है क्या? और सिर्फ़ ₹300 की पावर है कि 700, 800, 500 बच्चे मिल गए, तो आप आराम से इतना पैसा लेके आ सकते हो। और टेंशन नहीं है आपको। ये प्रोसेस आपका क्या करेगा, हफ्ते में 3 दिन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 4 दिन जाओ, अपने हिसाब से इसको टाइम देख लो, अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, 3 महीने में आपने इसको रिपोर्ट सबमिट कर दी, काम कर दिया, हो गया काम। तो इतना सिंपल तरीके से आप कर सकते हो और बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हो। बट इसमें क्या थोड़ा-सा मास्टरी करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको सिखाऊँगा स्टार्टिंग में, आप लोग सीखोगे, मैं आपको नोट्स पूरे दूँगा, मैं आपको पूरे पीपीटीज़ दूँगा, एवरीथिंग आई विल गिव यू, राइट? मेरा ये आदत रहा है शुरू से, मैं देता हूँ और सबको। इसमें लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको आस-पास के लोगों को एनालाइज़ करना पड़ेगा, आस-पास के लोगों से बात करनी पड़ेगी और उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है? अब कई लोग बोलते हैं, इसमें क्या-क्या काम करता है ना? लिमिटेशन होती है, इसमें लिमिटेशन क्या होगी आपकी ग्राफ़ोलॉजी में? एक तो होती है किसी की ऐज के बारे में आप नहीं बता सकते कि कितने साल का पर्सन है। किसी के सेक्स के बारे में नहीं बता सकते कि कौन से मेल है कि फीमेल है, ठीक है? किसी के भी आप उसके फ्यूचर के बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना? किसी के पास्ट के बारे में आप नहीं बता सकते, राइट? तो ये सब चीज़ें आप नहीं बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हम प्रेज़ेंट मोमेंट में देख रहे हैं। और ग्राफ़ो में मतलब होता है ग्राफ़, जो हम ग्राफ़ देखते हैं, जो ग्राफ़ पहले चार्ट बनाते थे हम। सॉरी। तो ग्राफ़ो इज़ मीन्स कि वहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ग्राफ़ के रूप में आप चीज़ों को पढ़ रहे हो। लॉजी मतलब पढ़ना। ग्राफ़ को आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या लिखावट की ग्राफ़ है आपकी, ठीक है? कितना भी आप कॉन्शियस माइंड से काम करोगे, कितना भी कॉन्शियस माइंड से आप सोचोगे, तो एक समय आएगा कि आप उससे ऊपर नहीं सोच पाओगे, ठीक है? आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन ही आप अपने हिसाब से कॉन्शियस माइंड से एफर्ट डाल के लिख सकते हो। लेकिन फिर भी इसमें हम बहुत सारे माइक्रो रूप में एनालिसिस करते हैं, उसका साइज़ भी देखते हैं, लेटर के पोज़ीशन भी देखते हैं, गैप भी देखते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी देखते हैं, बड़ा है, छोटा भी देखते हैं। बहुत सारी एस्पेक्ट देखते हैं, उसका लेफ्ट मार्जिन देखते हैं, राइट मार्जिन देखते हैं, टॉप मार्जिन देखते हैं, बॉटम मार्जिन देखते हैं। एवरी एस्पेक्ट इज़ कमिंग ओवर देयर। हर एक एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है? अगर मैं जैसे जी की बात करता हूँ, जैसे जी एक बना, ऐसा ऐसे बना, ऐसा ये बना, ऐसा बना, ऐसा बना, ठीक है? तो ऐसे करके जी हो सकता है कि वो 12-12 लाइन में ये डिफरेंट-डिफरेंट टाइप का जी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? ये भी पॉसिबल हो सकता है। आई जो हो रहा है, आई हम 20 से 25 आई की बात करेंगे, तो हो सकता है वो अलग-अलग आई क्रिएट किया है वहाँ पर। लेकिन जो प्रीडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा जी यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा। जैसे मान लो इस टाइप का जी अगर वो टोटल 10 टाइम्स उसने जी यूज़ किया है, तो 10 टाइम्स में अगर आप देखोगे तो ये 6 टाइम्स इसको यूज़ किया है, तो आप मान के चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आएँगे उसके, ठीक है? और कुछ-कुछ जगह में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। हो सकता है वो कुछ स्टोरी लिख रहा हो सकता है अपने फ्यूचर के बारे में लिख रहा होगा, एक्साइटमेंट के कारण वो इस टाइप का जी क्रिएट कर दिया।
इस टाइप का जी क्रिएट कर दिया। कभी अलोन है ना? सैडनेस फील कर रहा है, तब ये जी क्रिएट कर दिया। तो इट कुड बी एनी मोमेंट, एनी सिचुएशन, है ना? वो किस टाइप का भी जी क्रिएट कर सकता है, किस टाइप की भी चीज़ों में देख सकता है। तो वैसे आपको देखना चाहिए, वैसे सोचना चाहिए इसको। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या-क्या चीज़ों में यूज़ हो रहा है, कैसे हम इसको देख सकते हैं? राइट। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करेंगे। ये रिकॉर्डिंग्स आपको सेकंड डे मिल जाएगी, डोंट वरी। और जो नोट्स वगैरह जैसे मैंने बताया था कि आपको हम धीरे से दे देंगे उसको, नोट्स को भी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम देख सकते हैं। उसके कास्ट के बारे में आप नहीं बता सकते, राइट? उसके जॉब सिलेक्शन के बारे में नहीं बता सकते। ये सब चीज़ों के बारे में आप नहीं बता सकते किसी भी कारण से। तो ये सब हमको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अगर आप पेरेंट हो, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप एग्ज़ीक्यूटिव हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने एम्प्लॉयी को जान सको, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर को भी बोल सकते हो, यार चलो हम एनालिसिस करके आपको देते हैं कौन-सा एम्प्लॉयी क्या है ना? ट्रेनर है, उसको आप कर सकते हो, कोचेस कर सकते हो, जो है ना? ये लोग कर सकते हैं, एचआर प्रोफेशन कर सकते हैं, कंसल्टेंट कर सकते हैं, हर एक पर्सन ही कर सकते हैं। तो कभी अगर आप सिखाने जाओ आगे तो आपको एक क्लैरिटी होना चाहिए कि किस टाइप के लोग कर सकते हैं इसे और क्या-क्या चीज़ें इसमें देख सकते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 मेथड होते हैं बेसिकली। एक होता है जेस्ट साल्ट मेथड, जिसको हम बेसिकली बहुत डीपर रूप में देखते हैं, ठीक है? एक तो हम नॉर्मल अल्फाबेट से देखते हैं, राइट? एक होता है जेस्ट साल्ट मेथड, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर पेज में मेरा असेंडिंग दिख रहा है, डिसेंडिंग दिख रहा है, आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, तो ये सब के हिसाब से भी इसको हम नज़र रखने की कोशिश करते हैं या देखना पसंद करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं मार्जिन्स की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मार्जिन्स। जब किसी का भी आप देखो, सबसे पहले आपको देखना है मार्जिन्स। अच्छा, उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट कि आप लोग क्या करना है, आपको एक पेज में ए4 साइज़ का एक पेपर लेना, आप अपने बारे में लिख के डालना, ठीक है? आप अपने बारे में लिखिए, जो भी लिखना चाहते हो आप, है ना? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपकी फ्यूचर प्लानिंग अगर आप लिखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो लिखना चाहते हो। तो एक ए4 साइज़ में 10 से 12 लाइन आप लिखना और लिखने के बाद आप ग्रुप में डाल सकते हो, ठीक है? तो हम जैसे-जैसे थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, हम फिर धीरे-धीरे से एनालाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, है ना? वो 1 हफ्ते की क्लास के बाद, ताकि थोड़ा-सा आपको पकड़ भी मजबूत हो जाएगी। तो आप लोग स्टार्ट करिएगा, ये आप एक्टिविटी कल तक कर लीजिएगा, है ना? और 26 को हम छुट्टी रखेंगे, 26 जनवरी को। थोड़ा-सा सबका एंगेजमेंट रहता है इस वजह से। बाकी आप लोग कल करना, कल क्लास रहेगी सेम टाइम पे। ठीक है, तो ल मार्जिन क्या बताया मैंने आपको? 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं। एक पेपर अगर मैंने ऐसे निकाल दिया, तो ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये राइट मार्जिन हो गया, ये टॉप मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, ठीक है? ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब ये मोटा-मोटा अगर मैं आपको बताऊँ कि इसको हम कैसे देख सकते हैं या कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो इसको आपको देखने के लिए सिर्फ़ ये करना है कि जो लेफ्ट मार्जिन होता है बेसिकली, वो कनेक्टेड होता है अपने बेस से, ठीक है? उसका जो बेस होता है ना, उससे कनेक्टेड होता है कि एक पर्सन अगर कितना आगे काम करना चाहता है, क्या देखना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका बेस क्या है, उसके संस्कार क्या हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं, राइट? कि उसका संस्कार सही है कि नहीं, वो ठीक से काम करता है कि नहीं करता है, ये सब चीज़ें आपको बताएँगी उसके मार्जिन्स। तो मार्जिन्स जितने भी लोग होंगे, बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट करेगा या यूज़ होगा, है ना? या उसको आप देख सकते हैं अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हुए। अब मार्जिन देखने का एक और तरीका है, इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें, कि जब भी मार्जिन देखें, कोई भी पन्ने को सॉरी, उसको 1/8 भाग में डिवाइड कर लें, ठीक है? 1/8 कैसे? जैसे आपने इसको आपने टर्न किया, जैसे मैं दिखाता हूँ। ये एक पेपर है मान लो, है ना? ये एक डायरी है। तब जब इसके पेपर को मैं टर्न करूँगा ना, तो इसको 1, 2 ऐसे करके 4 पार्ट में करेंगे तो अपने आप 8 पार्ट में हो जाएगा। तो जो लेफ्ट मार्जिन एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? 1/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और राइट मार्जिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। पहले स्कूल वाली की बात अलग थी कि स्कूल, कॉलेज में हम लोग सप्लीमेंट्री लेते थे, तो लेफ्ट में भी मार्जिन कर देते थे, राइट में भी कर देते थे, है ना? तो वो अलग लोग होते थे, अलग उसका भी बताऊँगा मैं, उसका कैसे हमको देखना है, कैसे करना है। बट आपको ऐसे समझ में आ जाना है कि इसके अगर आपने 8 पार्ट कर दिए अलग-अलग भाग में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1/8 से ज़्यादा आपको मार्जिन नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। अगर होता है तो उसके अलग ट्रेड्स होते हैं, उसके अलग मतलब होते हैं, है ना? तो वैसे हम देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मार्जिन्स हम बात कर रहे हैं, ये जो मार्जिन्स की हम काम कर रहे हैं, ये मार्जिन्स कैसे काम करेगा? कैसे हम देखेंगे, है ना? कैसे चीज़ें रहेंगी? मैं आपको इसको लेके चलता हूँ साथ में। वेट करो 1 मिनट, मैं चालू करता हूँ उसको। आपको मैं
पीडीएफ के थ्रू दिखाता हूँ, है ना? उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैं आपको पीडीएफ अलग से शेयर करूँगा, नोट्स अलग से शेयर करूँगा, ठीक है? 1 मिनट होल्ड करिएगा। हुँ, ठीक है। तो लेफ्ट मार्जिन हम देखते हैं पहले। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लेफ्ट मार्जिन। एक तो नोट्स अलग से बनाया है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। यस, लेफ्ट मार्जिन देखते हैं। लेफ्ट मार्जिन में आपको 3-4 प्रकार के दिखेंगी चीज़ें। जैसे एक लेफ्ट मार्जिन है जहाँ पर आपको एकदम से प्रॉपर लेफ्ट मार्जिन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है? आप यहाँ पर देखोगे ना, आप गौर करना, ये सब चीज़ें बहुत बार जजमेंट से आपकी आएँगी। यहाँ पर जो लेफ्ट मार्जिन क्रिएट हो रहा है, मैं चेंज करता हूँ इसको। हुँ, ये जो मार्जिन हो रहा है, ये देखो आप बराबर पर्टिकुलर साइड से लेफ्ट मार्जिन यूज़ कर रहा है, ठीक है? सेकंड केस में आप देखोगे, यस, सेकंड केस में देखो, इसका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड में घुस गया अंदर। तो ये मार्जिन दिखा रहा है, ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो इस टाइप का करते हैं, है ना? मैं आपको बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखिएगा उसको, राइट? नहीं तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि आज हम क्लास में इसको पढ़ रहे हैं ज़रूर है, लेकिन वही लिखिएगा जो आप लोग लिखते हैं, है ना? नहीं थोड़ा-सा गलत हो जाएगा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हम मार्जिन देख रहे हैं, वो मार्जिन है बेसिकली जहाँ पर मार्जिन ही नहीं छोड़ रहा है। ऐसे कई लोग मिलेंगे जो मार्जिन ही नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? वो पूरा फुल मतलब स्टार्टिंग से लिखना शुरू करेंगे और लास्ट तक लिखते हैं। तो ऐसे लोग भी आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारे लोग। तो इनका मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे, है ना? इसका हर किसी का मतलब है, ये सब का एक साइंस है, तो उसके हिसाब से हमको देखना है। सॉरी। चौथा लोग मिलेंगे जहाँ पर क्या करते हैं वो स्टार्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या कर रहे हैं, वो कहीं पर हम स्ट्रेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ज़िग-ज़ैग हो रहा है, ठीक है? मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद पीछे जा रहा है, फिर अगर आप देखोगे तो ये मार्जिन प्रॉपर नहीं है। ये क्या है प्रॉपर ढंग से क्लियर किया हुआ नहीं है, ये कहीं सीधा है, कहीं पर उल्टा है, कहीं आगे, कहीं पीछे है। तो इसको हम थोड़ा-सा ज़िग-ज़ैग बोलते हैं, ज़िग-ज़ैग मार्जिन बोल सकते हो या हम इसको फ्लो मार्जिन भी बोल सकते हैं, ठीक है? वैसे आप इसको देखिए। अब इसके बाद एक 5वाँ प्रकार का मार्जिन आपको बताता हूँ मैं। पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ इसको। 5वाँ मार्जिन क्या है कि स्टार्टिंग में तो एकदम से ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे लिखते जा रहा है, नीचे लिखते जा रहा है, वो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है ना? तो ऐसे भी आपको मिलेंगे लोग। और छठवाँ मार्जिन क्या होता है कि शुरुआत तो वो बहुत ज़्यादा गैप के साथ कर रहा है, विड्थ उसकी बढ़ रही है, राइट? यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो विड्थ बढ़ रही है। लेकिन जैसे-जैसे वो करते जा रहा है नीचे, उसकी विड्थ कम होती जा रही है। तो ये 6 प्रकार के ही कंडीशन आपको दिखेंगे, 7वाँ कंडीशन ऐसा कोई दिखेगा नहीं वैसे। अगर एक्सेप्शनल होगा तो कुछ हो सकता है दिख जाए ऊपर-नीचे, तो उसका कॉम्बिनेशन ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब इसका मतलब समझते हैं हम। लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस, है ना? कि इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, राइट? तो लेफ्ट मार्जिन मतलब क्या होता है, वैल्यू और बिलीफ। व्हाट इज़ द वैल्यू सिस्टम एंड बिलीफ सिस्टम, मैंने बोला था ना आपको कि हम बात करते हैं लेफ्ट मार्जिन को वैल्यू के ऊपर, बिलीफ के ऊपर, है ना? कि अपने उसके पेरेंट्स उनको कितना वैल्यू देते हैं, ट्रेडिशनल क्या है उनका, ठीक है? ये सब बात करते हैं। 1 मिनट ना, 1 मिनट होल्ड करें, सॉरी। काफ़ी क्या सर्दी-जुकाम ज़्यादा हो गया। अचानक यहाँ बारिश-वारिश हुई 2 दिन से अभी। हमारे यहाँ इधर टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है। सर एक छोटा क्वेश्चन था। अभी हाँ। क्वेश्चन आपने ग्रुप में ये फ्री लोशो ग्रेड न्यूमरोलॉजी बनाया है, हुँ। ये आपने आपने भेजा है? हाँ, हाँ, मैंने या भेजा है उसको। वो लोशो ग्रीन अच्छा। न्यूमरोलॉजी का नहीं है बेसिकली, जो सुबह हाँ की क्लास हमने चालू की थी ना, अब हाँ उसमें हाँ। क्या है आप लोग तो आ नहीं रहे हो, अभी आ रहे हैं सिर्फ़ 1 लोग, ठीक है? तो उसमें मैं क्या किया हूँ अभी इसको कि मैंने इसको कर दिया है कंट्रीब्यूशन मोड में, कि भैया जितने लोग आना चाहते हैं आ जाओ। वो क्लास क्योंकि बहुत अच्छी रहती है, शानदार रहती है। मैं सुबह 5 बजकर 55 मिनट उठता हूँ,
और उसके बाद लोगों को मैं उसमें नॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ। उसके बाद मैं आधे घंटे का मेरा लेक्चर रहता है और वो डिफरेंट टॉपिक पे रहता है। मतलब मैंने आज तक 40 साल, 42 साल में जो भी मैंने लर्न किया है, उसके ऊपर रहता है। तो उसको मैंने किया है और उसमें अपनी श्रद्धा के ऊपर है, जिसको नहीं देना है, नहीं भी दे। जिसको देना है वो ₹100 से 999 तक कितना भी दे सकता है और ये कंटिन्यू चलेगी, पूरे साल भर चलेगी ये क्लास। ताकि क्या होता है कि लोग उसमें कमांड पकड़ पाएँ और थोड़ा लर्निंग कर पाएँ। 1-2 लोग को बहुत अच्छा उसमें आया है एक्चुअली में, इस वजह से मैंने दिया है, ठीक है? तो मैं इसको ओपन फॉर ऑल कर रहा हूँ, एज़ पर द कंट्रीब्यूशन मोड में डाल रहा हूँ उसको, ठीक है? तो तो डेली होता है? हाँ, डेली मॉर्निंग में होता है 5:55 एएम। नहीं, सैटरडे? मैं आया था सैटरडे बीच में। मैं शुरू में मैं आया था, फिर आप वो मेडिटेशन कराए, तो मेडिटेशन में क्या होता है, फिर मेरे नींद लग जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है। नहीं, नहीं देखो, लेकिन वो ठीक है, वो 15-20 मिनट तो शुरू में करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तभी थोड़ा-सा अपने जो अंदर के सेंसेस है ना, उसमें काम कर पाएँगे, इंट्यूशन में काम कर पाएँगे। तो लेकिन वो सैटरडे संडे भी होता है? नहीं, नहीं संडे नहीं होगा, सैटरडे तक सोच रहा हूँ मैं, इस बार सैटरडे भी करूँगा मैं। हाँ, अभी तक क्योंकि फ्राइडे मेरी किया था। मंडे टू फ्राइडे योगा की क्लास होती है उसी टाइम पे। नहीं तो अभी उसमें योगा भी इंक्लूड करने वाले हैं ना, आपका योगा भी आ मेरा तो जाएगा। ऑलरेडी चल रहा है ना, मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है। अरे तो मेरे पास जो योगा टीचर है वो इंटरनेशनल योगा टीचर है, ठीक है? और आपको इसमें पैसा ये भी कुछ भी नहीं देना है, अपने ऊपर है। आपको देना है ₹10 ₹10 दो, ₹100 देना है ₹100 दो, 500 देना है 500 दो, ऐसा है। ठीक है? तो उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप एक बार क्या करना, उसकी रिकॉर्डिंग देखना 2-3 सेशन में, तो समझ में आ जाएगा कि किस लेवल रिकॉर्डिंग पे। कहाँ शेयर करते हो सर आप? मैं भी शेयर कर दूँगा ग्रुप में, ठीक हाँ, है? रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, हाँ, ठीक है तो सर। एक बार 1-2 क्लासेस पूरी देखना आप, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डेप्थ है उसमें, राइट? जी जी जी। हाँ, ठीक है और सर। हाँ, और योगा अपन पूरा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा करेंगे उसमें, थोड़ा पार्ट करेंगे। ओह नो! अच्छा सॉरी, मेरा ये ना एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इंटरनेट की, राइट? उस वजह से ये भी सेशन बंद हो जाएगा 10 मिनट में, है ना? तो हम आज 10 मिनट में खत्म करते हैं। मेरा थोड़ा-सा सर्दी-जुकाम भी है ना? कल ट्राई करता हूँ, मेरे को ये पेड वर्ज़न आ जाएगा तो हो जाएगा काम। ठीक है। पेड वर्ज़न मतलब ये ऑलरेडी पेड वर्ज़न है, बट किसी कारण से वो प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो मेरे ख्याल से वो दिक्कत आ रही है, सुबह से प्रॉब्लम है। ठीक है। तो लेफ्ट मार्जिन मैंने क्या बताया आपको, वैल्यू सिस्टम बताता है, ठीक है? ये किसी न किसी चीज़ों के बारे में, वैल्यू बिलीफ के बारे में बताता है, पेरेंट्स आपको कैसे अपब्रिंगिंग कर रहे हैं उसके बारे में बताता है, आप अपने ट्रेडिशन से जुड़े हो कि नहीं वो आपको बताता है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बताता है। तो जब ये सब चीज़ें बताता है तो आप उसके इससे समझ सकते हो कि ये चीज़ें क्या है। दूसरा ये पास्ट के बारे में भी बताता है। लेफ्ट मार्जिन टॉक अबाउट पास्ट एंड राइट मार्जिन इज़ टॉक अबाउट फ्यूचर, ठीक है? ये चीज़ें बताती हैं आपको। तो ये आपको देखना है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि जो हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं, जो ये फर्स्ट वाले नंबर की बात कर रहे हैं, जो एकदम स्ट्रेट है लेफ्ट वाला, तो इसको देख के क्या लग रहा है? देखो सिंपल शब्द में अपना लॉजिक लगाना है सिंपल तरीके से। इसको देख के क्या लग रहा है? देख के सिंपल लग रहा है यार कि ये पर्सन जो है बेसिकली वो बहुत ऑर्गेनाइज। डिसिप्लिन है, ऑर्गनाइज़ है, राइट? ऑर्गनाइज़ है, डिसिप्लिन है ना? अपने सिस्टम से जुड़ा है, अपने 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 रूटीन फ़ॉलो करता है डेली बेसिस में। तो आप देख के समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी पर्सन का पूरा हैंडराइटिंग देखोगे ना, आई बेट कि आप कम से कम 50 चीज़ें उसके बारे में बताओगे, ठीक है? अगर आप पूरे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तब भी, थोड़ा-थोड़ा देख रहे हो तब भी, और आप पूरी तरह से करोगे तो कम से कम 100-200 चीज़ बता पाओगे उसके। अब आप सोचो किसी के बारे में आप 100-200 चीज़ बता दो, तो क्या बात है फिर, है ना? तो उस हिसाब से इसको देखना है। तो पहले वाला पर्सन आपको देखिए एकदम से लेफ्ट में स्ट्रेट है ना? इसलिए हम उस पे करते हैं और पूरी तरीके से आ रहा है। तो लेफ्ट में आप अपने हिसाब से एक जगह से स्टार्ट कर सकते हो आप, राइट? जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो आप सीरियल वाइज़ सब कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, रूटीन फ़ॉलो करने वाला है ना? कभी भी इसको अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि भैया तू मोटिवेट होने के लिए सुबह उठ, तू योगा कर, तू एक्सरसाइज़ कर, तू प्रैक्टिस कर, है ना? इसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टार्टर है ये। 2 लोग होते हैं, एक धक्का स्टार्टर होता है, एक सेल्फ स्टार्टर होता है। तो धक्का स्टार्टर क्या होता है भैया कि घर वाले बोलते हैं, "कर, कर, कर यार, खाली बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है ना?" एक सेल्फ स्टार्टर होता है, उसको खुद रहता है चिंता है यार, घर का बिजली बिल देना है, दूध देना है, बच्चों की फीस देना है, वैन का किराया देना है, बस का किराया देना है। तो वो खुद लगे रहता है सुबह से शाम तक, राइट? तो वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर होता है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए ये पर्सन जो होगा वो खुद मोटिवेटेड रहेगा। और इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन का इस टाइप का नहीं है, अगर आप कराने लगो तो वो सेल्फ स्टार्टर अपने आप बन भी जाएगा। राइट, क्योंकि दिस इज समथिंग जो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, ये आपके ब्रेन से आपके हैंड में आ रहा है और हैंड से पेपर में आ रहा है। दिस इज द प्रोसेस, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, ये पर्सन को इंटरनल मोटिवेशन खुद होता है ना? एक चीज हो सकता है कि इसके जो फादर होंगे, एक और चीज बताता हूँ, इसके जो फादर होंगे या इसकी मदर होगी, दे पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट, है ना? वो स्ट्रिक्ट होंगे हमेशा। ये आपको देखने से पता चल जाएगा अगर इस टाइप की हैंडराइटिंग या इस टाइप का मार्जिन में कोई यूज करता है तो, है ना? फर्स्ट वाला मार्जिन। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब इतना है, मतलब इसमें जो 1/8 नहीं आ रहा है,
है ना? इसको आप देखोगे तो 1/16 हो जाएगा ये मेरे ख्याल से। तो इसको आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। तो ये क्या हो गया, नैरो हो गया बहुत ज़्यादा, है ना? तो नैरो मार्जिन क्या बोलता है ये? कम डिसिप्लिन होगा ये। हाँ, देखो ये क्या होगा, ये क्या करेगा कि ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, ठीक है? ये डिसिप्लिन फॉलो तो करेगा, अपने हिसाब से करेगा लेकिन, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें एज़ अ ट्रेडिशन होगा ना, पहला वाला क्या होगा, ट्रेडिशन फॉलो करेगा, लोगों की बात मानेगा, सब चीज़ें एकदम से डिसिप्लिन वे में करेगा। लेकिन सेकंड वाले पर्सन को अगर कोई काम करना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करेगा, ठीक है? ये बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को साइड लाइन भी कर देगा ये, ठीक है? क्यों कर देगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। जहाँ पर मार्जिन होना चाहिए, वहाँ ना करके बहुत ज़्यादा नैरो मार्जिन कर दिया उसने, ठीक है? तो इसका हमेशा फीलिंग होगा कि मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करूँ और आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैं बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे रेगुलेशन को साइडलाइन भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने कन्वीनियंस के अनुसार करेगा, ठीक है? जो उसके कन्वीनियंस बोलेगा उसके अनुसार करेगा और बहुत मामले में ये हो सकता है कि ये पर्सन सेल्फिश भी हो, राइट? यू मे फाइंड कि ये पर्सन सेल्फिश भी हो सकता है, सेकंड वाले केसेस। सर मतलब इसको जो ठीक लगता है ये वो अपने हिसाब से बस, करता है। बस। बस हाँ, अपने हिसाब से करेगा, अपने बहुत सारी चीज़ें साइडलाइन करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है? ठीक। वैसे देखना है। थर्ड वाला पर्सन जो आएगा वो क्या बोल सकते हो उसको आप? यहाँ पर कुछ फॉलो नहीं कर रहा है वो। हाँ, जो थर्ड वाला पर्सन है, देखना यहाँ पर मार्जिन वार्जिन कुछ नहीं है, तो मार्जिन नहीं तो ट्रेडिशन कहीं नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट कहीं नहीं है, पेरेंट्स का गाइडलाइन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉलोअर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ये पर्सन क्या होगा, ये इसका रिस्पेक्ट ही नहीं होगा अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने नेशनल के प्रति और लोगों के प्रति, ये अपने हिसाब से ही काम करना चाहेगा, ठीक है? लोगों की सुनेगा भी नहीं, इग्नोर कर देगा, ठीक है? जब कोई उसको बोलेगा तो ही और शी विल नॉट बॉदर टू लिसन एनीवन, ठीक है? आप इसको देख के पहचान सकते हो। और वही करेगा जो इसको करना है, ये करना चाहता है ना? उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो व्हाटएवर ही इज़ डूइंग, ही और शी इज़ डूइंग ओनली ऑन दैट वे, वही चीज़ करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? तो रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा और वो उस तरीके से उनको डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाला भी चीज़ें नहीं रहेंगी, है ना? फोर्थ वाले की बात करें तो ये हल्का सा वेवी लग रहा है, ठीक है? हल्का सा वेवी है, वेव टाइप की बन रही है। कहीं लेफ्ट में ज़्यादा आ जा रहा है, कहीं पर थोड़ा-सा आगे से आ जा रहा है ना? क्योंकि देखो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक है और स्टार्टिंग पॉइंट वी कैन फिक्स, हम हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कर सकते हैं, एंड हमारे लिए हाथ में नहीं है बस, है ना? एंड कहाँ पर होना है, जैसे किसी के घर में आप गए, तो आप जाना कितने बजे वो आप समझ सकते हो। कोई अगर बोला मुझे 3 बजे आना है, तो आप अपने हिसाब से 3:05 को जा सकते हो, 3:10 को जा सकते हो। आपका एकदम क्लोज़ रिलेटिव है, कोई क्लोज़ फ्रेंड है, पुराने आपके स्कूल कॉलेज के लोग हैं, ठीक है? तो अगर लेकिन आना आपके हाथ में नहीं है। आना कई बार आपके हाथ में नहीं है, आप सोचो कि 5 बजे निकलना है तो हो सकता है 10 मिनट लेट हो जाए, ठीक है? 15 मिनट लेट हो जाए, आधा घंटा लेट हो जाए। तो वैसे आपको इसको देखना चाहिए। तो ये फोर्थ वाला जो बेबी है, तो ये देखने ही से लग रहा है यार पर्सन इनडिसिप्लिन है। मतलब कोई भी काम करेगा, इट्स इट्स नॉट ऑन द डिसिप्लिन बेसिस, है ना? इनडिसिप्लिन वे में काम करेगा, है ना? इनडिसिप्लिन चीज़ों में काम करेगा। ये जो पर्सन रहेगा, हमेशा वो रूल्स को चैलेंज करता रहेगा, है ना? अगर कोई रूल्स बन रहा है, तो हमेशा बोलेगा अरे यार ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ठीक है? आपको बोलेगा कि यार 10 बजे के बाद सोसाइटी का गेट बंद हो जाएगा, बोले यार 10 बजे के बाद क्यों बंद होगा? हम 12 बजे आते हैं पार्टी करके। तो हमेशा क्या करेगा, रूल्स को चैलेंज करते रहेगा, क्वेश्चन पूछते रहेगा, ठीक है? तो ऐसा पर्सन होगा बेबी वाला, मतलब हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहेगा। इसके अलावा अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को उस केस में भी चैलेंज करेगा ये। कुछ मानेगा, कुछ अवॉइड करेगा, ठीक है? कुछ मानेगा, कुछ अवॉइड करेगा, हमेशा ये चैलेंज करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है? 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट 30 सेकंड, इसके बाद हम इसको वो करेंगे, ठीक है? और 12 दिन की क्लास है, अगर मान लो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर जैसे इसमें प्रॉब्लम थी थोड़ा-सा मेरे एंड से ये ज़ूम का, और जैसे मान लो कहीं इन केस नहीं आ पाता है, तो अभी 40 मिनट्स करेंगे और ऐसा लगेगा तो फिर हम आगे की क्लास बढ़ा भी देंगे, और इन केस ऐसा लगता है तो हम 12 से 13 दिन भी कर सकते हैं, 14 दिन भी कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है, तो आप डोंट वरी, ठीक है? और पाँचवें वाले की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा होता है? स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? आप देखो ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, ठीक है? हो सकता है कि पहले वो इंडिया में रहता हो, ठीक है? एक छोटी सी जगह में रहता हो और वहाँ ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है प्रॉपर्ली, डिसिप्लिन वे में भी है। लेकिन हो सकता है उसके बाद वो चले गया है कनाडा, हो सकता है यूएस, हो सकता है स्विट्ज़रलैंड, हो सकता है यूएस, कहीं पर भी जा सकता है। ये हो सकता है छोटे से शहर से, छोटे से गाँव से शहर में आ गया बड़े जगह में। तो शुरू में तो जब पेरेंट्स के साथ में था तो सब उसने फॉलो किया, राइट? एवरीथिंग ही फॉलोड, ही और शी फॉलोड। लेकिन
शुरू में वैल्यू सिस्टम फ़ॉलो किया, सब चीज़ें फ़ॉलो की, लेकिन जैसे-जैसे वो अपने उस जगह से दूर जाता गया, है ना? तो वो समय के साथ-साथ वैल्यू और ट्रेडिशन को भी फ़ॉलो नहीं कर रहा है, आज के डेट में, ठीक है? वो भी देख के आप बता सकते हो, कि आप शुरू में बहुत फ़ॉलो करते थे बट अभी थोड़ा-सा अवॉइड करते हो। आपको बोलना कभी इसमें आना पड़ेगा, कि यार मुझे उसको बोलना कैसे है, राइट? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे ना, कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, तो मैं उसमें आप पकड़ना मेरे वर्ड्स को, मैं कैसे बात करता हूँ। क्योंकि ये काम आएगा, में जाओगे, इसमें जाओगे ना, तो हर किसी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है? हम जानते हैं आपस में तो बात कर सकते हैं, चलो ठीक है। लेकिन आप जिसको नहीं जानते हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप एकदम से नहीं बोल सकते हो, तो आपको थोड़ा-सा घुमा के बोलना पड़ेगा, है ना? तो वो कैसे बोलना है, मैं सिखाऊँगा आपको बाद में। 6th वाला अगर हम बात करें, तो 6th वाला जो है वो राइट से मतलब राइट में याद रखना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दूर है। तो हो सकता है शुरू में वो ट्रेडिशन और ये चीज़ें फ़ॉलो नहीं करता होगा इनिशियल टाइम में। लेकिन जैसे-जैसे उसका समय बढ़ता गया, आगे आता गया, वो अपने वैल्यू से, अपने ट्रेडिशन से ज़्यादा क्लोज़ होता गया। है ना? कई लोग होते हैं कि शुरू में तो नहीं मानते लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मानते जाते हैं। तो उस हिसाब से आप इसको देखेंगे और समझेंगे, राइट? तो आज हम यहीं तक लेफ्ट मार्जिन तक रखते हैं और मैं कोशिश करता हूँ वो मेरा हो जाए। मेरे पास मैसेज तो आया है वो जूम वाले ग्रुप से कि आपका हो जाएगा सर करके। मान लो कि किसी समय नहीं हो पाता है तो अपन उसको देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं। सर ग्राफोथेरेपी क्या होता है? हाँ, ग्राफोथेरेपी इज़ थेरेपी जहाँ पर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ग्राफोथेरेपी से दे सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर कोई डिप्रेशन में है, तो वो डिप्रेशन से कैसे वो ओवरकम कर सके, है ना? कैसे जैसे उसको कुछ कंसंट्रेशन के इश्यू है, तो उसको कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सके, फ़ोकस कैसे बढ़ा सके, ठीक है? ग्रोथ में कैसे ले जा सकें। तो इस टाइप के बहुत सारे थेरेपी होते हैं, मैं सिखाऊँगा इसको भी, राइट? वो मतलब 1 दिन लगेगा